तुम एक गंदी औरत हो। मैंने गुस्से से बीवी को कमरे से बाहर धिक्का दिया। आज फिर बीवी के पास से अदरक लहसुन की बदबू आ रही थी। बीवी रोने लगी, जबकि मैं अब तंग आ चुका था। मैंने जल्द ही एक मॉडर्न हसीन लड़की से दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी को माँ ने घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ ही दिन में माँ लड़ने लगी, बोली तेरी नई बीवी अम्मा और बहनों का कोई काम नहीं करती। मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि दूसरी बीवी सच सवर के तो रहती, पर मेरा भी कोई काम न करती। कोई काम कहता तो चीखती। जब मुलाजमा की जगह मैं पहली बीवी को वापस लेने गया, पर होश उड़ गए जब उसे करोड़ों की गाड़ी में। सुबह काफी देर से मेरी आंख खुली थी। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा, निगाहें फेर के देखा तो मेरी दूसरी बीवी, जिससे मेरी शादी को कुछ महीने ही हुए थे, मजे से सो रही थी। मुझे गुस्सा आया कि औरत की जिम्मेदारी है मर्द को उठाना, लेकिन वो मजे से नींद पूरी कर रही थी और मुझे यहाँ ऑफिस के लिए जल्दी करनी पड़ रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होके बगैर नाश्ते बगैर चाय के ऑफिस पहुंच गया और वहां जाके मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। जैसे तैसे करके जॉब मुकम्मल की, ऑफिस में वक्त गुजारा और घर आते आते भी 7 तो बज ही चुके थे। घर की बेल बजाई तो बहन ने दरवाज़ा खोला और उसका मूड काफ़ी हद तक ख़राब नज़र आ रहा था। क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने अपनी कनपटी को मसला था, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द था। मैं एक अच्छी सी चाय बना के पीना चाहता था, लेकिन बहन का मूड ख़राब देख के मुझे समझ आ गया कि आज मुझे अच्छी चाय भी नहीं मिल सकती। दोपहर का खाना तो मैंने खा लिया था, लेकिन अब चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैं वहीं बैठ गया। माँ जो किचन में मसरूफ़ थी, मुझे देख के मेरे पास आई और फिर जो शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे सर के दर्द में मज़ीद इजाफा होता गया। माँ का एक ही रोना था कि तेरी नई बीवी हर वक्त पलंग तोड़ती रहती है और हमारा तो क्या, घर का कोई भी काम नहीं करती। अपने कमरे के हुलिये को ही सुधार ले, वो ही बेहतर है। मुझे शदीद गुस्सा आया और माँ की बातें सुन के मैं गुस्से से उठ के अपने कमरे में गया तो ये देख के हैरान रह गया कि कमरे की हालत काफ़ी हद तक अबतर थी और मेरी बीवी आईने के सामने बैठ के अपने चेहरे पे मेकअप थोप रही थी। मुझे देख के मुस्कुराई, लेकिन उससे इतना ना हुआ कि मुझे खड़े होके पानी ही पिला दे। मैं हैरानी से बस उसे देखता गया, यहाँ तक कि मुझे खुद ही कहना पड़ा कि मैं थक गया हूँ, एक कप चाय बना के दे दो। तब मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और कहा, आप ये काम मुस्कान को कह दीजिए ना, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। मेरे सर में दर्द है, मैं भी पी लूंगी। और मैं उसकी बात सुन के उसकी शक्ल ही देखता रह गया। तो क्या ये कोई भी काम नहीं करेगी, ना मेरा ना मेरे घर वालों का, यहाँ तक कि अपना भी? मैं उस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए दिल पे पत्थर रख के बाहर आया और अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए कि अम्मा इस वक्त मुझे चाय बना दे, मैं बाद में इससे बात करता हूँ। लेकिन आज तो माँ भी जैसे भरी बैठी थी। मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। कहा, अब तक तुम्हारे जितने काम थे मैं करती चली आ रही थी, अब अपनी मॉडर्न हसीन बीवी से कहो कि तुम्हारे सारे काम करे। मैं आज से तुम्हारे हर काम से दस्तबरदार होती हूँ। माँ की ये बात सुन के मेरा सर दर्द से फटने के करीब था। मैं जो ऑफिस से इसलिए आया कि घर पहुँच के आराम करूँ, बीवी माँ और बहनों की ये तू मैं सुन के मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, और मैंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि अमल भी कर डाला। मैं फौरन से वहाँ से उठा और बाहर निकल आया। कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। माँ ने पीछे से 1-2 आवाज़ें दी थी, लेकिन इसके बाद मुझे उनकी कोई आवाज़ सुनाई न दी। शायद उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दिया था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने एक टैक्सी पकड़ी और मतलूबा एड्रेस जा पहुँचा। मुझे अपनी पहली बीवी को लेने जाना था, क्योंकि मैं अब थक चुका था। उसे अपने हाथों से बाहर भी मैंने ही निकाला था और अब मैं ही उसे लेने जा रहा था। जैसे ही मैं अपनी पहली बीवी के घर पहुंचा, जिसकी मैंने साल भर तक खबर ना ली थी, मैं अपनी जगह जैसे करंट खा के उछल पड़ा, क्योंकि मेरी टैक्सी से उतरते ही एक कार ने हॉर्न दिया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कार एक जगह खड़ी हो चुकी थी। उसमें से दरवाज़ा खोल के एक इंतहाई नफीस शख्सियत की मालिक औरत निकली, और जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे लगा कि अब मैं कभी अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सच भी हो सकता है। मैं वहीं अजीब सी कैफियत में खड़ा रह गया, यहाँ तक कि गाड़ी से निकलने वाली वो औरत खरामा खरामा चलते हुए मेरे करीब आई और मुझसे एक ऐसा जुमला कहा जिसे सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे मेरी बर्बादी से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं काशिफ हुसैन इस वक्त अपने घर में गुमसुम सा बैठा अपने माजी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा माजी कोई बहुत शानदार नहीं था, लेकिन अब जो कुछ मेरे हाल में मेरे साथ हो रहा था उसे देख के मुझे अपना माजी शिद्दत से याद आने लगा था।
मैंने जब से आँख खोली थी तो खुद को बहनों में घिरा हुआ पाया, यानी मैं मन्नतों और मुरादों से पैदा होने वाली ही औलाद था, वाहिद नरीना औलाद जो माँ और अब्बू की बेतहाशा दुआओं का नतीजा थी। मुझसे बड़ी 3 बहनें थी और फिर खानदान वालों ने 3 बेटियों की पैदाइश पर मेरे अम्मी और अब्बू दोनों का जीना हराम कर दिया था। मैं अक्सर अपनी बहनों से सुना करता कि दादी ने तो 3 बेटियों की पैदाइश पर अम्मी को घर से निकालने का पूरा मंसूबा बना लिया था, लेकिन फिर जल्द ही अल्लाह ने तुम्हारी खुशखबरी सुना दी और अम्मी शिद्दत से हर वक्त सजदे में गिरी यही दुआएं करती रहती कि इस दफ़ा बेटा पैदा हो जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी और दादी भी उनसे मोहब्बत करने लगेंगी, अब्बू भी उनसे नफरत नहीं करेंगे और घर सुकून का गहवारा बन जाएगा। मैं जब कभी ये दास्तान सुनता तो हंस पड़ता, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देख के मुझे समझ आ जाता कि माँ पे क्या कुछ गुजर रही थी। खैर, मेरी पैदाइश हुई और सबकी सोच ही बदल गई। अब्बू ने उसी वक्त अम्मी से माफ़ी मांगी थी कि बेटियाँ उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। यह आज नहीं पता चला है। दादी ने भी माँ को माफ़ कर दिया, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अम्मी दादी को माफ़ करती। खैर, अम्मी इस बात पे शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने उन्हें नरीना औलाद से नवाज दिया था। अगर ऐसा ना होता तो उनकी ज़िंदगी उन पे अजीरन हो जाती और अब्बू भी दादी की बातों में आके माँ को तलाक दे देते। खैर, मेरा आना तो मेरे घर वालों के लिए खैर और बरकत का बायस बना था, इसलिए मैं इंतहाई लाडला भी था और उसी लाडपन में मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे गलत फैसले भी किए कि जिसकी बिना पे आज मैं बैठ के अपने सर पे हाथ रखे बुरी तरह पछता रहा था। ये उन दिनों की बात थी कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। अब्बू ने मुझे दुकान पे बैठने का कहा। मैं स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता था और इसी बात के लिए अब्बू मुझे अक्सर समझाते थे कि पढ़ाई इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी करने के बजाय बेटा हमेशा अपना कारोबार करना। वो नौकरी और कारोबार दोनों करके देख चुके थे। तब उन्होंने मुझ पे ये बात वाज़ेह कर दी थी कि नौकरी सिर्फ एक ख़ानदान पालती है, जबकि कारोबार नस्लों को संवार देता है। मैं उनकी ये बात सुनता तो दिल ही दिल में कहता कि मैं अब्बू की बात पे ज़रूर अमल करूँगा। मैं पढ़ाकू बच्चा था, इसलिए अब्बू अक्सर मुझे नसीहत करते कि तुम मेरे साथ अपनी पढ़ाई के बाद कुछ वक्त निकाल के दुकान पे बैठा करो, ताकि तुम्हें अच्छी तरह कारोबार से मुतल्लिक ऊंच नीच समझा सकूं। मैं चूँकि फरमाबरदार साबित हुआ था, लेकिन कुछ मामलों में मैं उनकी राय को अहमियत देता था, इसलिए इस मामले में मैंने अब्बू की राय को अहमियत दी और उनके कहने के मुताबिक दुकान पे बैठना शुरू कर दिया था। उस वक्त दुकान पे एक हाजी साहब आते थे जिनका नाम हाजी गफूर था। वो मुझे देख के मेरी बहुत तारीफ किया करते थे और अब्बू से कहते कि आपका ये बेटा बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है, मुझे आपका ये बेटा बहुत पसंद है, अगर आप चाहें तो हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। दरअसल हाजी गफूर ही वो इंसान थे जिन्होंने अब्बू को कारोबार करना सिखाया था और आज हम सब खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैं उस वक्त सिर्फ 16 बरस का था। उनकी ये बात समझ नहीं पाया था कि वो किस किस्म की रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं। मैं वहाँ दुकान पे भी अपनी पढ़ाई के मुतल्लिक सोचता रहता, दुकान पे कम ही ध्यान दिया करता। अगर मैं ध्यान देता तो आज जो मैं सर पर हाथ रख के रो रहा हूँ ऐसा हरगिज ना होता। दरअसल हाजी गफूर साहब को अपनी छोटी बेटी की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। उनकी भी सब बेटियां ही बेटियां थी और उनकी छोटी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। वो कम उम्र और खूबसूरत थी। हाजी गफूर की बेहद खिदमत करती थी। हाजी गफूर को शायद पता चल गया था कि उनका चल चलाव है, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता मुझसे तय करना चाहा, जो मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी। मैं उस वक्त पढ़ रहा था, इसलिए टालता रहा, क्योंकि फिर अब्बू ने मुझे साफ और वाज़ेह तौर पे ये बात समझा दी कि हाजी गफूर अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। मुझे अब्बू की ये बात बिल्कुल पसंद ना आई थी। मैं अस्मा से शादी नहीं करना चाहता था। हाजी गफूर के कहने के मुताबिक हम सब ने उसे देख रखा था। बहनों को भी अस्मा कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब्बू के एहतराम में सब चुप थी। अब्बू को जब पता चला तो उन्होंने अब्बू से खूब लड़ाई की कि दुनिया में मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, जो आप अस्मा की शादी इससे करना चाहते हैं। हाजी गफूर को कहिए कि अपने लिए कोई और दामाद चुन ले। अगर उन्होंने आपको कारोबार में मदद कर दी है और आपको कारोबार के हवाले से कर्ज वगैरह फराहम कर दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी बेटी को अपनी बहू बना लें। अब्बू अब सोच में पड़ गए थे। हाजी साहब के अब्बू पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे और वो एहसानात अब्बू अक्सर अम्मी से छुपाते थे। हर बुरे वक्त में हाजी गफूर ने ही अब्बू का हाथ थामा था, गोया उन्होंने उन्हें अपने भाई की तरह रखा हुआ था। ऐसे में अब्बू उनकी बात कैसे टाल सकते थे। चुनाचे अब्बू ने मेरी और अस्मा की मंगनी तय कर दी। मैं उस वक्त पढ़ रहा था,
اس لیے حاجی غفور شادی کے لیے انتظار کر رہے تھے، ورنہ ان کا بس چلتا تو اگلے دن ہی اپنی بیٹی اسما کو میرے ساتھ رخصت کر دیتے۔ حاجی غفور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے ابو سے جلد شادی کی درخواست کر دی تھی، لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ حاجی غفور بیمار ہو کے ٹھیک ہو گئے اور میرے ابو جو صحت مند تھے وہ بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور ہم اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں حاجی غفور ہی وہ انسان تھے جنہوں نے ہمیں سب سے زیادہ سہارا دیا اور انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ میں کالج کی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں نے کاروبار میں قدم رکھ دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور حاجی صاحب کی سکھائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ ایسے میں انہوں نے پھر سے ہمیں یہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی بیٹی کی منگنی مجھ سے ہوئی ہے۔ میں اب مقروض ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اسما سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ امی نے مجھے لاکھ جتن کر کے یہ کہنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر تمہیں اسما نہیں پسند تو حاجی غفور سمجھ جائیں گے، لیکن اب میں کس منہ سے انکار کرتا؟ ان کی بیٹی کافی عرصے سے میرے نام پہ بیٹھی رہی تھی، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر میں امی کی بات اس وقت مان لیتا تو آج جو رسوائی اور ذلت میرے نصیب میں آئی ہوئی ہے وہ کبھی نہ ہوتی۔ میں نے اسما سے شادی کر لی تھی، لیکن دل میں اسما کے لیے محبت پیدا نہ کر سکا، کیونکہ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، نہ سوچا تھا، اور نہ ہی میں اس رشتے پہ دل سے راضی تھا۔ گھر میں تو ویسے ہی ماں اور بہنیں اسما کے خلاف تھیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہمارا کاروبار جب اچھی طرح جم چکا ہے تو ہم کیوں حاجی غفور کے احسان مان کے ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں؟ یہ تو سراسر سودا ہوا۔ میں نے ان سب کو چپ رہنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ میرا کچھ قرض اب بھی حاجی غفور پہ موجود تھا، اور ایسے میں اس رشتے سے انکار، اس کو نہ نبھانا ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ اسما کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا اور جہیز کے نام پہ چند کپڑے، برتن اور ایک سونے کی چین تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ امی نے بھی شدید احتجاج کیا کہ اتنا امیر شخص ہو کے بھی اس نے اپنی بیٹی کے نام کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بات پر بھی صبر کر لیا، لیکن پھر جو میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اس نے مجھے سر سے لے کے پیر تک بدلنا شروع کر دیا۔ میں جو دکان پہ توجہ دیتا اور وہاں رنگ برنگ کی عورتیں آتی جن کے لباس کی نفاست، ان کے چہرے پہ چھائی تازگی اور مسکراہٹ دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا کہ میری بیوی بھی اسی طرح خوب تیار ہو کر میرے سامنے رہا کرے اور میرا دل لبھایا کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ میں جب بھی دکان سے گھر واپس جاتا تو اسما کچن میں ہی مصروف رہتی۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں نے اسے شادی کے شروع دن میں ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے میری ماں اور بہنوں کا خیال رکھنا ہے، اس گھر کا خیال رکھنا ہے اور مجھے بھی خوش رکھنا ہے۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے چونک کے دیکھا اور مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ایک ساتھ میں اتنے سارے کام کیسے کر سکتی ہوں۔ میں نے غصے میں اس سے کہہ دیا کہ ایک عورت یہ سب کچھ کر سکتی ہے، بس اسے مینج کرنا آنا چاہیے۔ اس وقت تو میں نے اس سے غصے میں بات کر لی، لیکن وہ اس دن سے مجھ سے سہم گئی۔ میں 25 برس کا ہو چکا تھا اور وہ 24 برس کی، لیکن وہ اتنی زیادہ معصوم تھی کہ میری ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے فوراً سے تیار ہو جاتی۔ ماں کی بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی اور بہنوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا میری خوشنودی کے لیے اہم سمجھتی تھی۔ ہماری شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے کہ حاجی غفور انتقال کر گئے اور میری بیوی ٹوٹ کے رہ گئی۔ اسما سے مجھے ابھی بھی کوئی دلی وابستگی اور لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی بہت سیدھی اور واضح تھی کہ میں جب بھی گھر آتا تو اسما کچن میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ میں تھک ہار کے ٹی وی دیکھ کے کھانا کھا کے دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو جاتا۔ وہ رات گئے تک گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھا کر جب میرے پاس آتی تو میں سو چکا ہوتا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ تم میرے لیے تیار ہو کے رہا کرو، میرے آنے پہ سارے کام چھوڑ کے بس میرے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو۔ 1-2 بار اس نے ایسا کیا بھی۔ تب امی نے اسے میرے سامنے بے عزت کر دیا اور انگلی اٹھا کے میری بہنوں کے سامنے کہا کہ چونکہ ان کی بیٹیاں ابھی تک بیاہی نہیں گئیں اس لیے ان کے سامنے دلہن بن کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسما نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور میں نے بھی اسے یہی کہا کہ امی کی بات پہ دھیان دو، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میرا دل چاہتا تھا اسما میرے لیے بن ٹھن کے رہا کرے اور گھر کے کوئی کام نہ کیا کرے۔ رات کو بھی اس سے ادرک، لہسن، پیاز یعنی ہر وہ کام جو وہ کچن میں کرتی اس کی بو آتی۔ 1-2 بار تو میں نے ناگواری سے اسے خود سے دور کر دیا اور اتنا کہا کہ کم از کم میرے پاس نہا دھو کے آیا کرو۔ مجھے دیکھ کے دیکھتی رہ جاتی اور پھر آنسوں کے ساتھ رونے لگتی۔ میں مزید چڑھ جاتا اور اس سے کہتا کہ تم دفع ہی ہو جاؤ، تم میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہو۔ میں نے تم سے شادی کر کے احسان کیا،
لیکن تم نے تو میری زندگی کو عذاب ہی بنا ڈالا۔ میری زندگی میں بے ضرورت مسلط ہو گئی ہو اور اب بیٹھ کے ٹسوے بہا رہی ہو۔ ماں کو بھی تم سے ہر وقت شکایت ہوتی ہے۔ میں جب بھی گھر آتا تو ماں اس کی شکایت لے کے بیٹھ جاتی۔ مجال ہے جو اس نے ماں کو کبھی نگاہیں اٹھا کے دیکھا ہو اور کبھی ان کی بات کا پلٹ کے جواب دیا ہو۔ ماں پھر بھی اس سے خوش نہ ہوتی، اور میں جو پہلے ہی اسے اسی طرح ماسی بن کے گھر میں کام کرتا دیکھتا تو میرا دل خراب ہو جاتا۔ وہ میری بات پہ عمل نہیں کرتی تھی، بلکہ امی اور بہنوں سے ڈری سہمی رہتی۔ ہر بات میں ان کی خدمت کو فرض سمجھتی اور شاید شوہر کے حقوق بھول گئی تھی، یا شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی۔ میں اس سے اکثر کہتا کہ خود پہ بھی توجہ دیا کرو، لیکن دوسری طرف میری بھی منافقت کی کوئی حد نہ تھی کہ میں اس کے ساتھ ہی اسے انگلی اٹھا کے وارننگ دینے والے انداز میں یہ بھی کہتا کہ میری ماں اور بہنوں کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ نتیجتاً اس نے اپنی ذات کو مارنا شروع کر دیا، اور میرے لیے بن کے رہنے کے بجائے اس نے میرے حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ میری ماں بہنوں کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں دکان سے تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ میں نے خاص طور پہ اسے ہدایت کی تھی کہ وہ گھر میں تیار ہو کے رہے۔ آج میں اسے باہر گھمانے لے جاؤں گا۔ یہ سن کے اس کے دل کی کلی کھل اٹھی تھی۔ میں کافی دنوں سے اسے اداس محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اسے رفتہ رفتہ اس سے انسیت ہو رہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی کام وہ ایسا کر جاتی کہ پھر میری ساری انسیت مٹی میں مل جاتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسما کو میں نے کہا تھا کہ وہ تیار ہو کے رہے، اور جیسے ہی میں گھر پہنچا تو پورا گھر بکھرا ہوا تھا۔ اسما کچن میں کھانوں کی تیاری کر رہی تھی۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ بہن کو دیکھنے کوئی آ رہا ہے۔ میرا موڈ سخت خراب ہو گیا، لیکن میں نے امی کو کچھ کہنے کے بجائے اسما کو کمرے میں بلایا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ بھی کہا کہ اس نے میرے میسج کا جواب کیوں نہ دیا۔ اگر وہ مجھے پہلے سے ہی بتا دیتی تو آج مجھے اس درجہ دکھ نہ ہوتا۔ اسما رو پڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا، بس اسی حلیے میں جس میں وہ کام کر رہی تھی، اس گھریلو حلیے میں کھچڑی بال، ملگجا لباس، تھکا ہوا چہرہ، مجھے شدید غصہ آیا۔ وہ دعوت کی تیاری کرتی رہی یہاں تک کہ رات ہو چکی تھی۔ وہ اسی لباس میں موجود تھی۔ جب رات کو وہ کمرے میں آئی تو میں نے اسے آگے بڑھ کے ایک تھپڑ رسید کیا۔ تم ایک گندی عورت ہو اور تم کبھی شوہر کی بات پہ عمل نہیں کر سکتی۔ میری بات پہ وہ رونے لگی۔ آپ میری بات تو سنیں۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آج کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی۔ آج میرا دل اس کے ساتھ وقت گزارنے کا ہو رہا تھا، لیکن اس میں سے مسالوں کی تیز بو آ رہی تھی جس نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور مجھے اس کی حالت دیکھ کے غصہ آیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے سجی سبری عورت چاہیے جو مجھے سکون دے، اور تم نے 6 مہینے کے اندر میری مت مار کے رکھ دی ہے۔ میری ایک بات کا پاس نہیں رکھ سکتی ہو تم؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ اس کی سسکیوں کا کوئی پاس نہ رکھا، اس کی بات تک نہ سنی۔ وہ مجھے صفائی میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اپنے کمرے میں نہ جاؤں۔ وہ روتے روتے بس یہی کہتی چلی جا رہی تھی۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بہنیں اپنے گھر میں شادی شدہ ہیں۔ اس وقت کہاں جائے گی؟ مجھ پر تو بس جنون طاری تھا کہ یہ لڑکی میری خواہش کے مطابق تیار نہیں ہوتی، میرا دل نہیں لبھاتی۔ ہر وقت اس میں سے لہسن، ادرک اور تیز مسالوں کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ ماں اور بہنوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھ کے چپ اوڑھ لی تھی، اور میں نے اپنا کمرہ بند کر دیا تھا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میں نے اسے طلاق تو نہ دی، لیکن اسے گھر سے جانے کا حکم دے دیا۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر آنکھ لگ گئی۔ باہر شور کافی دیر تک ہوتا رہا، جو تھم گیا۔ میں نے اتنا نہ سوچا کہ اٹھ کے دیکھ لوں، آخر کو وہ میری بیوی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، بلکہ میں خود ہی ستمگر تھا جس پر میں نے اس پہ ستم کیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میں بھلا کیسے اس کی طرفداری کرتا، جا کر یہ معلوم کرتا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ میں پتھر دل ہو چکا تھا۔ شاید غلطی میری بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کس کی غلطی تھی، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہ آیا۔ شور کی آواز کافی دیر بعد بند ہو گئی تھی، اور تب میں نیند کی گہری وادی میں کھو چکا تھا۔ صبح میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا، اور امی نے مسکرا کے مجھے گلے سے لگایا تھا۔ مبارک ہو، وہ چڑیل تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے، میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے۔ رات کو بہت زیادہ تم سے اور تمہاری بہنوں سے بدتمیزی کر رہی تھی، میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے اب یہاں نہ رکھا جائے۔ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے نا، طلاق دے دی ہے نا؟ میں شدید پریشانی کا شکار تھا، یا شاید میں خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے امی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ناشتہ کر کے میں دکان پہ آ گیا۔ میں چند دن کافی حد تک پریشان رہا۔
कारोबार पे ध्यान न दे सका। रफ्ता रफ्ता कारोबार बिल्कुल ठप होके रह गया। ये तो अच्छा था कि अच्छे वक्तों में पढ़ाई कर ली थी, इसलिए नौकरी जल्द ही मिल गई और दुश्वारी ना हुई। दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं ज़रूर दुकान दोबारा खोलूंगा। तब तक मैं नौकरी पे गुजारा करूंगा। 1 महीने के अंदर अंदर कारोबार कैसे ख़त्म हुआ मुझे कुछ पता न चल सका। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी मेरा ध्यान अपनी बीवी की तरफ न गया था। अम्मी ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो तो शुरू से अस्मा के खिलाफ थी और अस्मा को मेरी बीवी के रूप में उन्होंने कभी कबूल किया ही नहीं था। इसलिए मैंने उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचने लगा। तभी ऑफिस में एक हसीन और मॉडर्न लड़की ने कदम रखा और मैं पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठा। वो हद से ज़्यादा मॉडर्न थी, अपने आप को खूब बना के रखने वाली। उसका चेहरा हमेशा तरोताज़ा दिखाई देता, हल्का सा मेकअप भी उसे खूब जवान बनाता और वो सबके दिलों की धड़कन बन रही थी। मैं भी अच्छा खासा हैंडसम था, इसलिए मैंने उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया। वो भी जैसे मेरी मुंतजिर थी और यूं हम दोनों के दरमियान 2 महीने का तवील ताल्लुक चला। अम्मी को वो लड़की पसंद तो आई, लेकिन वो शायद मेरी शादी उससे करना नहीं चाहती थी। पर इस बार मैंने सबको साफ और वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं शादी करूंगा तो अतीला से ही करूंगा, इसके अलावा और किसी से नहीं करूंगा। और यूं मैंने धुआंधार किस्म का अफेयर चला के अपनी मॉडर्न गर्लफ्रेंड से निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। वो मेरे घर में बहुत खुश रहती। मैं सुबह उठता तो उसका हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने मौजूद होता। उससे हमेशा परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू आती रहती। शादी के चंद महीने तो बहुत हसीन गुजरे, लेकिन जल्द ही अम्मी मेरे पास आके ये दुखड़े रोना शुरू कर देती कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। और अम्मी इस मामले में बिल्कुल ठीक थी। वो अक्सर मुझसे कहती कि तुम्हारी बीवी दिन चढ़े तक सोई रहती है और फिर उठ के अपना नाश्ता बनाने के बजाय तुम्हारी बहन को ऑर्डर कर देती है कि उसे नाश्ता बना कर दे। ये अपने काम तो नहीं करती, ना ही तुम्हारे काम करती है। ऐसी बीवी का क्या फ़ायदा। मैं उसके साथ खूब हसीन रातें गुजार रहा था। मैंने अम्मी को कह दिया कि अब मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन दर हकीकत मैंने उससे इंतहाई नरमी से कहा कि वो घर में भी दिलचस्पी लिया करे। वो हर वक्त बनी सवरी रहती, एक से एक सूट निकाल के पहनती और मेरे दिल को खुश करती रहती। इसी दौरान मैं अपनी पहली बीवी को बिल्कुल भूल चुका था। मैंने तो उससे अपनी दूसरी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी दूसरी बीवी के सामने मेरी जुबान बिल्कुल न खुलती, लेकिन घर वालों ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। मेरी बहन की शादी करीब आई तो अम्मी को 100 काम करने होते थे, लेकिन मेरी बीवी ने अपनी रूटीन न छोड़ी। वो देर से उठती और फिर बहनों को ऑर्डर देती, शाम तक अपने आप को संवारती और फिर मेरे आते ही मुझे खुश कर देती। मेरे साथ बैठ के बात करती, मुझे खाना पेश करती। इसी हंसी मजाक में वक्त गुजर जाता। लेकिन अब मैंने रफ्ता रफ्ता तंग होना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंच पाता था। कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं मिलता था, कपड़े तक इस्त्री नहीं होते थे, और अगर इस्त्री होते तो धुले हुए सही नहीं होते थे। अम्मी धोबी को कपड़े देती थी, क्योंकि मेरी बीवी को फुर्सत ही नहीं होती थी कि वो मेरे कपड़े धोए। मैंने बहुत बार माँ को मुलाजमा रखने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मुलाजमा घर का सफाया करके चली जाती है। अब मैं तंग आने लगा। खुद मेरे अंदर भी गुस्सा चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा। बीवी खुद पे तो खूब तवज्जो देती, लेकिन उसे मेरे कामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज भी सुबह देर से मेरी आँख खुली। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचा। सर में काफ़ी दर्द हो रहा था कि चाय तक नसीब न हुई। बीवी मज़े से सो रही थी। घर वापस आके जब बहन को चाय बनाने का कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अम्मी ने भी मेरे सारे कामों से अपने हाथ उठा लिए। मैं थक हार के अंदर कमरे में गया तो मेरी बीवी तैयार होके बैठी, मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम घर के कामों पर भी तवज्जो दिया करो, और उसका चेहरा उतर गया और उसने मुझसे चिल्ला के बदतमीजी से बात की। तो मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूँगी। सर में शदीद दर्द होने की बिना पे मैंने एक बार फिर से माँ से दरख्वास्त की कि वो मुझे चाय बना दे, लेकिन उनके इनकार ने मेरे अंदर आग लगा दी और मुझे वो हस्ती याद आई जिसने मेरी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी थी। उस वक्त भी मैं सिर्फ अपना ही सोच रहा था। मैं अपनी दूसरी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता था कि उसकी अदाओं ने मुझे घायल कर रखा था। उसी वक्त मैं घर से निकला, क्योंकि मेरे दिमाग ने मुझे अनोखी राह सुझाई थी। मैं जो तकरीबन 7-8 महीने तक अपनी पहली बीवी की शक्ल तक न देख पाया, न उसके मुतल्लिक कोई मालूमात निकलवाई, न उसके मुतल्लिक कोई खबर रखी कि वो कैसी है, क्या कर रही है, न उसकी खबर ली कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं, मुझे उसका ख्याल आया था। और तब मेरे जहन ने मुझे ये बात समझाई थी कि अस्मा, तुम्हारी मुलाजमा ठीक रहेगी। उसे मुलाजमा के तौर पे घर पे रखूँगा
और दूसरी बीवी से सुकून हासिल करूंगा। ये सोच जहन में आते ही मैं खुश हो गया और मैंने कहा कि अस्मा को माफ़ी तलाफ़ी करके यहाँ ले आऊँगा ताकि वो मेरी बहनों के और मेरी माँ के काम करे। यूँ घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा। मैं टैक्सी लेके मतलूबा एड्रेस पहुँच गया क्योंकि मेरे सर में काफ़ी हद तक दर्द था और अब मैं रोज़ रोज़ की इस चिख चिख से बेजार हो चुका था। मैं फ़ौरन से मतलूबा जगह पहुँचा। टैक्सी एक जगह रुकी ही थी कि खूबसूरत और काफ़ी हद तक लग्जरी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो एक जगह जैसे ठहर सी गई। हॉर्न सुनाई दिया तो मैं एक तरफ हो गया, लेकिन फिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि गाड़ी खोल के उतरने वाली शख्सियत से मेरी नज़रें मिली थी और मैं अपनी जगह पत्थर का हो गया था। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली बीवी थी, जिसको इस हालत में देख के मेरी आंखें जैसे अपने होने का यकीन ही नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। उसने भी मुझे देख लिया था, मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और नफीस किस्म की साड़ी में इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मुझे देख के अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वो मेरे पास आई और मुझे सलाम किया। क्या हुआ? मुझे देख के हैरान हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी भी इस तरह सज सवर नहीं सकती? यानी उसे वो वजह आज भी याद थी जिसकी बिना पे मैंने उसे घर से निकाला था। मैं उसकी ये अदा देख के, उसके ठाट बाट देख के अपनी जगह हैरान था। यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी पहली बीवी हो सकती है। ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी अचानक कैसे बदल गई? जब मैं कहा करता था तब तो तुमने ऐसा कुछ भी न किया। आज जब मैं तुमसे दोबारा अपना रिश्ता कायम करने के लिए आया हूँ तो तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। मेरे मुंह से अल्फाज निकले भी तो ये थे। वो मुझे देख के हंसने लगी। अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। उसके लहजे में नरमी ज़रूर थी, लेकिन उसकी आंखों में बेपनाह अजनबियत ठहरी हुई थी। वो मुझे लेके अपने आली शान से घर में आई। घर में मैंने पहले ही देखा हुआ था। हाजी गफूर का घर बहुत सादा हुआ करता था, लेकिन ये घर देख के मेरे 14 तबक रोशन हो चुके थे। ये सब क्या है? इतनी जल्दी क्या तुमने निकाह पे निकाह कर लिया है और किसी अमीर इंसान को फंसा लिया है? उसने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उस मुस्कुराहट में बेहद दर्द था। कहने लगी, ये सब कुछ मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। तुमने तो मुझे घर से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया था और ये तक न पूछा कि मैं अगर इस हालत में रहती थी तो उसकी क्या वजह थी। उसकी वजह तुम्हारी माँ और बहनों की धमकियाँ थी। उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे धमकियाँ लगाई थी कि अगर मैंने उनके भाई के दिल में उतरने की कोशिश की या उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगी। अपनी जान की खातिर मैंने आपकी जिल्लत बर्दाश्त की। अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैंने खुद को मासी बना के रखा हुआ था। मैं मजबूर थी, लेकिन उस दिन मैं मजबूत बन गई जिस दिन मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया गया और कह दिया गया कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम्हारे जैसी मासी बनी लड़की को अपनी अपनी जिंदगी में मजीद नहीं रख सकता। तुमसे हर वक्त लहसुन अदरक की बू आती रहती है। तुम बन सवर के नहीं रहती हो, मुझे सुकून नहीं देती हो। ये बातें उसे भी याद थी और वो जैसे गम में डूबी हुई थी। मैंने फौरन से उसकी बात काटी और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं वैसा नहीं रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी। कहा, आज भी तुम सबसे बड़े झूठे हो। तुमने झूठ बोला है, तुमने दूसरी शादी कर ली है। मैं अपनी जगह हैरान रह गया। अपनी दूसरी शादी की खबर से मेरे घर वालों को थी और किसी को भी नहीं थी। तुम्हारी बीवी को मैं जानती हूँ, वो काफ़ी मॉडर्न है। तुम्हारा खूब दिल लुभाती होगी, तुम्हें सुकून पहुँचाती होगी और मैं भी यही चाहती हूँ कि अब वही तुम्हारी ज़िंदगी में रहे। ये अलग बात है कि तुमने दूसरी शादी मुझसे अभी तक छुपाए रखी, लेकिन वक्त हर सच सबके सामने ले आता है। वैसे भी मुझे तुम्हें एक अमानत वापस लौटानी थी। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। उसने अपने पर्स में रखा लिफाफा उठा के मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चाहती हूँ तुम ये लिफाफा जाके अपने घर पे खोल के देख लो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए, और इसके बाद मुझे मेरा मतलूबा जवाब ही चाहिए। उसकी बातें सुनकर और उसके लहजे में नरमी देख के मेरे दिल में यह ख्याल गुजरा कि शायद उसने मुझे माफ़ कर दिया है और अब मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। वैसे भी उसकी ज़िंदगी, उसकी पुरतईश आसाइशात से भरी ज़िंदगी देख के मेरी राल टपकने लगी थी और मैं लालच में आ गया था। तो मेरे घर पर मेरे साथ चलो, तुम्हारी जगह वही है। तुम ये लिफाफा मुझे क्यों दे रही हो? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगले ही लम्हे में बदल चुका था। मेरे मुंह से राल टपकने लगी थी, ना सिर्फ उसे देखकर बल्कि उसकी बेतहाशा दौलत को देखकर। मैं इस कश्मकश में था कि हाजी गफूर ने तो तरके में कुछ भी नहीं छोड़ा था, न अपनी बेटी के नाम कुछ किया था, तो फिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पा रहा है? मेरी बीवी मेरी जहनी कश्मकश को अच्छी तरह समझ रही थी। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। ये मेरे बाप की छोड़ी गई जायदाद के अलावा मेरी अपनी मेहनत है।
यहाँ शहर में मैंने 3-4 बुटीक खोल लिए हैं और तुम्हारी बेवफाई को दिल से लगाने के बजाय मैंने अपने आप पे काम किया, खुद पे तवज्जो दी और आज देखो यहाँ हजारों नौकर चाकर हैं जो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन अब मुझे तुमसे एक ही चीज़ चाहिए और उम्मीद है कि तुम उसे ज़रूर पूरा करोगे। मैं लालच में आके उसे जल्दी से अलविदा कह के वापस घर आ गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ और बहनों को बताना था कि पहली बीवी बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है, हमारे दिन फिरने वाले हैं और मैं अब उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। मैं जैसे ही घर आया और माँ को सारी कहानी सुनाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी दूसरी बीवी को भी पता चल गया कि मैं पहले से शादीशुदा था। उसने मुझसे खूब लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह न की और उसे उसी वक्त खड़े खड़े तलाक दे दी कि उसका बनना सवरना मुझे किसी काम नहीं आ रहा था। और मेरे घर में एक अजीब कश्मकश सी चल पड़ी थी। उसके जाते ही मैंने फौरन से लिफाफा खोल के देखा और अगले ही लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं ऊंधे मुंह गिर गया हूँ। उस लिफाफे में खुला के कागजात थे और साथ ही एक खत था जिसमें लिखा था कि अपनी माँ और बहनों की खिदमत करना तुम पर फर्ज है, लेकिन उसके पीछे अपनी बीवी को भूल जाना, उसके साथ जिल्लत से पेश आना, उसकी तजलील करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तुम इस गुनाह के मुर्तकिब हुए हो और इसकी सज़ा ये है कि तुम इन खुला के कागजात पे दस्तखत कर दो, क्योंकि मैं अब बाकायदा तौर पे तुमसे अलग हो गई हूँ। चाहे तुम दस्तखत करो या ना करो, मेरी नज़र में अब तुम मेरे शौहर नहीं रहे और अदालत भी यही हुक्म सुना चुकी है। मैं अपनी जगह पत्थर का हो गया। अम्मी और बहनें अलग परेशान थीं। न पहली बीवी मेरे साथ रह सकी और न दूसरी बीवी को मैं अपने साथ बांध सका। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ खुला के कागजात पर दस्तखत किए और वो कागजात भिजवा दिए। चंद दिनों बाद एक दावतनामा मौसूल हुआ। मेरी पहली बीवी जब मेरी बीवी नहीं रही थी, उसकी शादी एक इंतहाई दीनी घराने में तय हो रही थी और वो बेहद खुश थी। उसने मुझे दावत दी थी, या शायद उसने मेरे मुंह पे ये दावतनामा भेज के एक तमाचा मारा था। उड़ती उड़ती खबरों से पता चला कि उसने अपनी शादी में पैसा लगाया और बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन मैं जो डिप्रेशन में आ चुका था, अपनी नौकरी छोड़ के अपने घर में बैठा हुआ यूँ बहनों और माँ की बातें सुन रहा हूँ। घर का माहौल वैसे का वैसा ही है, बदकलामी और तल्ख कलामी में घिरा हुआ। अम्मी को लगता है कि सारा कसूर मेरा था और मुझे लगता है कि मेरी माँ और बहनों ने ही मेरा घर नहीं बसने दिया। शायद इकलौते भाई बेटे के साथ यही सब कुछ होता चला आ रहा है और शायद मेरी खुद की अकल भी घास चढ़ने गई हुई थी, इसलिए आज मैं पछता रहा हूँ। मेरी दोनों बीवियाँ मुझे छोड़ के जा चुकी हैं और अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं। मैं रोज़ अम्मी और बहनों के ताने सुनता हूँ, उस काम के ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑफिस की नौकरी भी चली गई, घर में फाकों की नौबत तक आ गई है। कारोबार तो पहले ही ठप होके रह गया था। अब मुझे समझ आ गया था कि इंसानों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो बर्दाश्त करते हैं तो ये उनका ज़र्फ है, लेकिन अगर उनके दिल से आह निकलती है तो सीधी अर्श पे जाके पहुंच जाती है और इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मेरी माँ बहनों और मैंने खुद भी पहली बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, इसलिए आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। कुछ अरसे तक यही सब कुछ चलता रहा और फिर मैंने हिम्मत की। अब कारोबार तो चल रहा है, लेकिन पहले जैसी बरकत नहीं है और एक ऐसा रास्ता जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। इस कारोबार को दोबारा चलाने में मेरी पहली बीवी का हिस्सा था। उसने मुझे इस हाल में देख के मुझे कुछ पैसे थमाए थे कि आज मैं बैठ के 2 रोटी लुक़मे के काबिल हो चुका हूँ। जिंदगी शर्मिंदगी से भरपूर है, लेकिन एक सबक भी है कि इंसान को अपने अच्छे वक्तों में फ़िरौन नहीं बनना चाहिए, ताकि उसके बुरे वक्तों में उसे मूसा जैसे साथी का साथ नसीब हो।